गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गेहूं की तक पढ़ा, चावल कौन से कृषि हमारे यहाँ की जाती है, भारत में किस प्रकार की कृषि की जाती है, किस किन क्षेत्रों में कृषि की जाती है, इस सब को हम लोगों ने जाना। गेहूं के बारे में हम लोगों ने जाना। गेहूं के उत्पादन में आज भारत पूर्णतः आत्मनिर्भर है। जब 1967 में हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति में गेहूं के उन्नत किस्म के बीज का उपयोग किया गया और तब जाके हमारे यहाँ गेहूं में अप्रत्याशित पैदावार में वृद्धि हुई और तब से लेकर आज तक हम गेहूं के मामले में प्रतिदिन दिन पर दिन आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। और हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन में हर साल उसके टन में वृद्धि होती चली जा रही है। इसके आगे है आप लोगों का और मोटे अनाज। इसका अगला आपको मोटे अनाज। तो मोटे अनाज जो देखने में अनाज मोटे लगते हो या खाने में जो मोटे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पहला है आपको ज्वार। आप लोगों ने ज्वार देखा होगा, गाँव में ज्वार की खेती की जाती है। ये मुख्यतः आपको कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में की जाती है। इसका ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में किया जाता है और ज्वार बहुत ही पौष्टिक फसल के रूप में आता है। ये शरीर के लिए बहुत सारा लोहा और भी प्रोटीन, विटामिन, इन सब का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ज्वार में। इसलिए आजकल ज्वार से नए मशीनों के द्वारा नए खाद्य पदार्थ बनाकर मार्केट में आ रहे हैं, जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो ज्वार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है बाजरा। बाजरा भी हम लोग देखे होंगे, गांव में बाजरे की खेती की जाती है। बाजरे की खेती लगभग सभी क्षेत्रों में भारत की जाती है, लेकिन मुख्यतः यह आपको गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि क्षेत्रों में ज्वार की बाजरे की खेती की जाती है। यह आपको भारत की कुल भूमि कृषि योग्य भूमि, जितनी भूमि पर खेती की जाती है उसकी कुल भूमि का 7% भूमि पर बाजरे की खेती की जाती है। अगला रागी। ये आपको लाल या काली मिट्टी पे बोई जाती है। रागी आपको लाल या काली मिट्टी पे बोई जाती है। इसका उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड आदि क्षेत्रों में होता है और इसका उपयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। अगला आपको है मकई। मकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोटा अनाज के रूप में पाया जाता है। इसमें ग्लूकोज और मंड होता है जो सबसे अधिक ऊर्जा शरीर को प्रदान करता है। ये मानव यानी मनुष्य के अलावे ये पशुओं के लिए भी प्रमुख चारा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मकई का पशुओं को मोटा करने के लिए इस फसल का यानी मकई का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और इस मकई से आजकल कई प्रकार के नए नाम देकर भारत में कंपनियों में खाने वाले भोज्य पदार्थ उत्पादन किए जा रहे हैं और पैकेट बंद आ रहे हैं और इसका लोग उपयोग कर रहे हैं। तो मकई हमारे लाभ के लिए, हमारे जीवन के लिए या हमारे पशुओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण अनाज है, महत्वपूर्ण कृषि योग्य अनाज है जिसका उपयोग किया जाता है। ये आपको खरीफ फसल में आता है। मैंने आप लोगों को बताया है पिछले वीडियो में, खरीफ फसल में आप लोगों को मकई आता है। ये भारत की कुल भूमि का 3.6% भूमि पर मकई की खेती की जाती है। इसको लगभग बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश यानी यूं कहें कि मकई की खेती भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी इसके लिए काफी उपयोगी मानी जाती है और अभी ये खरीफ फसल है तो इसका उपयोग इसी महीने में की जाती है, जो आगे सितंबर अक्टूबर में आपको ये काट ली जाती है। तो इस प्रकार की फसल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी मानी जाती है। उसके बाद है आपको दालें। दाल आप लोग जानते हैं, दाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ है भारत के या अन्य विश्व के कई देशों के लिए। हमारे भारत में हम लोग जानते हैं बिना दाल के हम लोग का भोजन तैयार नहीं होता है। तो दाल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये जानते हैं। ये प्रोटीन का सबसे अधिक प्रोटीन देने वाला सबसे अधिक भोज्य पदार्थ है हमारे शरीर को। तो दाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज, एक मोटा अनाज के रूप में आता है और दाल की खेती
बहुत ही लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में दाल की खेती की जाती है। भारत के सभी क्षेत्रों में दाल की खेती की जाती है। इसमें प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा होती है। जैसे दाल में अरहर, जिसको हम रहर बोलते हैं, मूंग, मसूर, मटर, चना, इन सब को दाल कहा जाता है। ये मोटे अनाज के तौर पे आते हैं। 1986-87 में भारत सरकार ने भारत दाल विकास योजना शुरू की थी, जिससे दाल के उत्पादन में उन्नत किस्म का, उसके सिंचाई के लिए व्यवस्था, इन सबों के लिए विकास कार्यक्रम चलाया था, जिसके कारण अप्रत्याशित वृद्धि हुई। लेकिन आज भी कहें तो हम दाल के मामले में उतने आत्मनिर्भर नहीं है। दाल के मामले में हमारा विकास संतोषजनक नहीं है। उसके बाद है आप लोगों को गन्ना आप लोग जानते हैं। गन्ना एक प्रकार के बांस का जाति का पौधा है, जिसमें से रस निकलता है, और ये व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आता है। ये व्यापारिक कृषि कहा जाता है, जिससे चीनी बनता है, मीठा बनता है, और चीनी का उपयोग आप लोग जानते हैं हर प्रकार के मीठे चीजों में, मीठे भोज्य पदार्थों में उसका उपयोग किया जाता है। ये एक प्रकार की व्यापारिक कृषि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गन्ना का उत्पादन व्यापार के लिए किया जाता है। किसान इसका व्यापार के लिए उत्पादन करते हैं, और ये कंपनियों में जाकर, चीनी उद्योग या कंपनियों में जाकर इसका निर्माण चीनी में किया जाता है। गन्ना के लिए बहुत अत्यधिक खाद की आवश्यकता होती है, बहुत अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, बहुत अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर, जिस मिट्टी पे गन्ना लगाया जाता है, उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए गन्ने की खेती में हमको बहुत अत्यधिक खाद की जरूरत पड़ती है। गन्ना के मामले में महाराष्ट्र आज अग्रणी बना है। हालांकि बिहार में भी गन्ने की खेती, उत्तर प्रदेश में भी गन्ने की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। उस तरह भी देखें, भारत गन्ने का जननी कहा जाता है, यानी गन्ना का उत्पादन भारत में माना जाता है, गन्ना का आविष्कार भारत में माना जाता है। और हमारे बिहार में गन्ने की बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारी कंपनियां हैं, जिससे हमारे यहाँ एक व्यापारिक कृषि के रूप में ये उन्नत है। और बहुत सारे बिहार के लोग भी व्यापारिक कृषि के लिए गन्ने का उत्पादन करते हैं। महाराष्ट्र आजकल गन्ने के उत्पादन में 1 नंबर पे बना हुआ है। तो गन्ना हमको व्यापारिक कृषि, गन्ने की खेती 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मौसम में, तापमान में लगाई जाती है, और गन्ना का उत्पादन किया जाता है। आने वाले 3-4 महीना में गन्ना का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। अभी उसको लगाया जाता है बारिश के मौसम में, और धीरे धीरे गन्ना उत्पादन हमारे यहाँ बहुत अत्यधिक मात्रा में, उसमें भी उन्नत किस्म के बीज आ चुके हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, उसके बांस जैसे बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें रस पाया जाता है। तो चीनी का उत्पादन भी हमारे यहाँ लगभग बहुत है। लेकिन आज भी हम चीनी के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। चीनी का उत्पादन हमारे यहाँ थोड़ा महंगा पड़ता है, ये उद्योग महंगा पड़ता है, जबकि आयात किया हुआ चीनी हमारे यहाँ सस्ता पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में ऐसे भारत सरकार द्वारा विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गन्ना उद्योग पर भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में इसमें हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे और उसका उत्पादन और भी अधिक हो सकेगा। अगला आप लोग का है तिलहन। तिलहन भी हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण फसल है। तिलहन के बारे में जानते हैं। इसमें आपको सरसों, राई, तीसी, ये सब तिलहन के क्षेत्र में आता है, जिससे मशीनों के द्वारा तेल निकाला जाता है, और उस तेल का उपयोग हम खाने में, भोज्य पदार्थ में सबसे अधिक करते हैं। आजकल तेल का उपयोग सबसे अधिक हो रहा है। भारत विश्व में सबसे अधिक तिलहन का उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ भारत में विश्व का सबसे अधिक तिलहन उत्पादन किया जाता है। इस स्थिति में तेल की खपत भी हमारे यहाँ बहुत है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों की खेती तेल की जाती है। कहीं कहीं राई से तेल निकाला जाता है, तीसी का तेल निकाला जाता है, सोयाबीन का तेल निकाला जाता है। उसके बाद सरसों से तेल निकालने का काम होता है। हमारे यहाँ मूंगफली, नारियल, इन सबों से भी तेल निकालने का काम किया जाता है, और उस तेल का उत्पादन हम लोग करते हैं। मूंगफली एक खरीफ फसल है, जो हमारे यहाँ तेल निकालने का काम करता है, या उस तरह भी हम लोग खाते हैं। मूंगफली से कई प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाकर हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये सारे फसल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे लिए ये एक जीविका का साधन है। हमारे
70% जनसंख्या जो भारत का कृषि पर निर्भर है, उस जनसंख्या के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आने वाले समय में इसमें हम और आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, क्योंकि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, लोड बढ़ता चला जा रहा है, कृषि योग्य भूमि कम होती चली जा रही है, उसका अनुचित दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण इसमें और विकास की संभावना है और विकास की जरूरत है। भारत के कई क्षेत्र सिर्फ वर्षा की सिंचाई पर निर्भर है, तो वहां सिंचाई की विकसित करना, नए नए कृषि यंत्रों का विकसित करना, नए उन्नत किस्म के बीज का उपयोग करना, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे आपको तिलहन के बारे में, चाय कहवा के बारे में। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, इसमें जो भी आपको प्रश्न उत्तर होगा आप लोग अपने नोट्स बुक में लिख सकते हैं। आगे आप लोग आगे का जो टॉपिक है अगला पढ़ के आइएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, हमको समझाने में आसानी होगी। धन्यवाद।